अगर मैं आपको कहूं कि साल 2025 में आप एक ऐसी नौकरी को टारगेट कर सकते हो जिसका वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बढ़िया है, जिसमें आपको सिर्फ डेस्क जॉब मिलेगी, आपके वर्किंग आवर्स 9 to 5 रहेंगे, लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है, और तो और मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, प्रीमियम एंड प्राइम लोकेशन में रहने का मौका मिलेगा और साथ साथ फॉरेन ट्रिप्स भी मिलेंगे, तो कैसा रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार SSCRR 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और आज मैं लेकर आई हूं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके SSC CGL ASO के बारे में, जो 2025 में एक बहुत ही लाभदायक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग SSC CGL में ASO कैसे बने, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको, प्रमोशन कैसा कैसा रहेगा और सैलरी क्या रहेगी, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एक प्रॉमिस मुझसे करना पड़ेगा कि आप तैयारी आज से और अभी से शुरू कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू संपूर्ण जानकारी के साथ। मैं शुरुआत करने से पहले बता दूं कि SSC CGL मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये एक नेशनल लेवल का कंपेटिटिव एग्जाम है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर मैं मिनिस्ट्रीज की बात करूं तो इसमें आपके ये सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं और हर साल जब अपनी अपनी पोस्ट सबमिट होती है तो मिनिस्ट्रीज भी वेरी करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवेज, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टेक्सटाइल्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपको मिलेंगी, मैंने कुछ ही मेंशन की है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिल रही है। अब उन मिनिस्ट्रीज में अलग अलग पोजीशंस निकलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग पोजीशंस निकलती है। तो आज हम सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी। ये सारी के सारी पोजीशंस या पोस्ट आपको लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ये पोस्ट को हासिल करने के लिए आपको SSC CGL एग्जामिनेशन पास करना होता है, इसीलिए उसके अंडर ये सारी पोस्ट आती हैं। तो अगर मैं बात करूं ASO की, तो इसमें भी आपको प्राइमरीली जिन जिन डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्रीज में ऑप्शंस दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जाती है। तो आप ASO CSS में भी बन सकते हो, लग सकते हो। आप ASO की पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी ज्वाइन कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी ताकि आप SSC CGL के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए योग्य हो जाए। तो एलिजिबिलिटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने BA किया है, चाहे BSc किया है, चाहे आपने BCom किया है या BTech किया है, आपका वो ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप यहां तक एलिजिबल हैं तो उसके बाद आप अपनी एज लिमिट देख लीजिए। कोई भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट 20 से 30 साल तक का अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है SSC CGL एग्जाम में। अब इस एज लिमिट में 18 साल वाले भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज में जो है लागू हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है वो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमन पाई जाएगी वो 20 से 30 साल है। तो एलिजिबिलिटी के बाद आप को जो है रिटन एग्जामिनेशन अपना देना होगा, जिसमें कि 22 अप्रैल को हमारा 2025 के लिए नोटिफिकेशन आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जून से जुलाई के मंथ में एग्जामिनेशन हो जाएगा टियर 1 का। तो ये जो रिटन एग्जामिनेशन है 2 टियर्स में होता है, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 आपका प्योरली क्वालिफाइंग होता है, जिसकी कोई मेरिट काउंट नहीं होती है। तो टियर 1 से छटाई हो जाती है स्टूडेंट्स की। 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स हर साइकिल में, हर साल अपीयर होते हैं। और फिर उसके बाद जब छटाई हो जाएगी तो टियर 2 में पहुंचेंगे। टियर 2 में मेरिट बनेगी। टियर 2 आपका 390 नंबर का होता है। अब उस 390 नंबर में जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ पाई जाती है वो ASO की पाई जाती है, स्पेशली MEA में पाई जाती है। तो अब ये जो टियर 2 या टियर 1 या SSC CGL का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या, अगर आप उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। खैर, जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे, टियर 2 से मेरिट बनेगी, तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ रिजल्ट के बाद क्या होता है।
रिजल्ट आने के बाद, जब भी कट ऑफ आई, रिजल्ट आया, उसके 15-20 दिन बाद आपको मिनिस्ट्री की प्रेफरेंसेस अलॉट कर दी जाएंगी कि आपको ये मिनिस्ट्रीज में यहाँ जो अवेलेबिलिटी है वो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स एंड कट ऑफ। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप 15-20 दिन बाद अपना चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस जो है भेज देते हैं, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको 15 से 20 दिन में लेनी होती है, पर अगर आप डिले चाहते हो ज्वाइनिंग में, आपको थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हो। अब बहुत जगह 1 साल तक भी कर दिया गया है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पर अगर आप ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो, जब आपने प्रेफरेंसेस भेज दी तो 15 से 20 दिन बाद आप ज्वाइनिंग लोगे, तो आपको किसी भी मिनिस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट में जाना है, वहां पर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में जब आपका पहला दिन होगा, वहां से लेके अगले 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड पे होते हो, ये भी चीज आप याद रखिए। ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की, कि एक एएसओ अगर किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में है तो उसका काम क्या होता है। अगर मेजर में काम की बात करूं तो एक एएसओ का काम होता है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, उनका राइटिंग का काम होता है। तो जितनी भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री से पॉलिसीज आती हैं उन्हें इंटरप्रेट करना होता है, केयरफुली एनालाइज करना होता है, और उसमें जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको लिखकर वो फाइल वर्क आगे तक पहुंचाना होता है। तो ये हमारा काम होता है। इतना ही नहीं, जो भी एएसओ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसमें भी वो रिटर्न वर्क और फाइल के थ्रू उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं। अगर मैं रूल्स और रेगुलेशंस की बात करूँ तो उसको इंटरप्रेट करने का भी काम है। जितनी भी पॉलिसीज हमारी कॉन्करेंट है, एग्जिस्टिंग है और जो आने वाली है, उसमें जो भी चेंजेस चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज है उनको, उनकी कंटिन्यूटी रहे, उसको मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी होती है एएसओ की। अच्छा, ये क्लरिकल जॉब है, डेस्क जॉब है प्योरली। और साथ ही साथ में अगर मैं बताऊं तो ये रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट का सीएसएस के साथ भी देखते हैं। अगर आप पार्लियामेंट अफेयर्स में या फिर सीएसएस में एएसओ हैं तो या फिर अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में हैं, सी अगेन ये मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इनकी वर्क प्रोफाइल बहुत छोटे मोटे जो हैं निक्स एंड नैक्स में वेरी करते हैं। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पर जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आ जाते हैं, उनके करिकुलम में जो भी चेंजेस आने हैं, उनके जो भी नॉर्म्स है, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है तो वो राइटिंग का काम भी आप ही करते हैं, एएसओ करते हैं। तो आप अभी से एनविजन करके चलो कि आप एएसओ बन रहे हो, तब जाकर आपको ये वर्क प्रोफाइल समझ में आएगी। जितनी भी मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। एडमिन वर्क भी होता है, साथ साथ में बिल बनाने का भी काम होता है। जैसे किसी का मेडिकल बिल है तो आपको उसे भी रिव्यू करना है। तो ये था हमारा वर्क प्रोफाइल। बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लग रहा है। अगर आपको 1 साल में आराम से इसका काम समझ में आ जाएगा और उसके बाद जब आपको वो आदत हो जाएगी तो बहुत स्मूथली आप वो काम और फंक्शनिंग कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसकी सुविधाओं की। तो बाकी सभी सरकारी नौकरियों की तरह ये एक रुतबे, ओहदे वाली और एक पोजीशन वाली नौकरी है, आरामदायक नौकरी है, जिसे हम अंग्रेजी में आर्म एंड चेयर जॉब कहते हैं। तो सबसे पहली फैसिलिटी, जैसे सैलरी तो है ही, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि दिलवालों की दिल्ली में रहने का आपको मौका मिलता है। तो आपकी इसकी जो ड्यूटी है एएसओ की, वो दिल्ली में होती है। साथ ही साथ में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हैं तो आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। तो इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, आप एम्बेसीज में काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सबसे बढ़िया बात जो बाकी सारी पोजीशन से इसे अलग बनाता है वो है आपकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट वाली है, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको प्राइवेटाइज्ड मिलता है, प्राइवेट वाला है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और एक बहुत ही हाई एमिनिटी वाला ऑफिस इसका मिलेगा आपको। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 to 5 जॉब है। अगर कभी स्ट्रेचिंग आवर्स होते भी हैं, जैसे मार्च का एकेडमिक सेशन का टाइम है, अगर आपको वहां पे मिलता भी है कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपको घर अपना काम लेकर नहीं जाना, आपको घर पर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ऑफिस का काम ऑफिस तक ही सीमित रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा, और लीव्स भी भर भर के दी जाती हैं, इसमें पर्याप्त लीव्स दी जाती हैं। साथ ही साथ में आपको हैंडसम सैलरी मिलती है और ये क्लेरिकल जॉब है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आपको समझ आ गया तो बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। अगर आप एएसओ बन जाते हैं तो आप शुरू करेंगे एएसओ में, उसके बाद 4 से 5 साल में आप अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप फिर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। अगर आप 4 से 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए नहीं या फिर आप नहीं दे पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यही प्रोसेस आपका 8 से 9 साल का हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद बता देती हूँ मैं, आपके कुछ सालों में उसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, कुछ साल बाद आप डेप्यूटी सेक्रेटरी बन जाते हो। तो आपको हर पोस्ट का वो जो लुत्फ है, वो जो रुतबा है, वो जो ओहदा है, वो समझने का मौका मिलता है, वो फील करने का मौका मिलता है। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद आप डायरेक्टर की पोस्ट पे जाते हो, डायरेक्टर के बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे जाते हो, जो कि IAS के इक्विवेलेंट है। उसके बाद आपका जो लास्ट वो पोस्ट रहता है वो होता है एडिशनल सेक्रेटरी। तो ऐसे ऐसे करके आपके प्रमोशंस रहते हैं। बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बाद। डेफिनेटली मोटिवेटिंग है इसके प्रमोशंस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग है, जिसके लिए हर एक अभ्यर्थी मेहनत करता है, वो है उसकी सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जैसे कि मैंने मेंशन करा कि ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, तो इसकी जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे की रहती है, जिसका लेवल 7th रहता है। अब मैं आपको सैलरी स्लिप्स भी दिखाऊंगी शॉर्ट्स वीडियो में, आप जरूर उसको देखिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो सैलरी रेंज रहता है ना, वो रहता है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक, जिसमें आपकी जो इन हैंड स्टार्टिंग पे, आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 72 से 75,000 मिलती है। क्योंकि दिल्ली है, प्राइम लोकेशन है, आपको वास्ट एक्सपोजर मिलता है, आपको रेप्यूटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। और उसके बाद जो आपकी ग्रोस पे लेकिन बनती है वो बनती है ऑलमोस्ट 80,000, जो कि हाईली मोटिवेटिंग है। और जब आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप होकर जाते हो, पार्लियामेंट में काम करते हो, पार्लियामेंट में आपके ऑफिसेज होते हैं, आप वहाँ डायरेक्टर पोस्ट पे पहुँचते हो, उस मतलब वो तो बहुमूल्य चीज़ है, उसको तो किसी और चीज़ से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। तो आपके लिए अगर हाईली फ्यूलिंग ये बात है कि आपको इस नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने आज से और अभी से प्रण ले लिया है तो याद रखिएगा 22 अप्रैल आपकी नोटिफिकेशन का डेट है। 22 अप्रैल से पहले SSC ARA 24/7 की टीम ने पूरा दावा किया है कि जिस हिसाब से आपको आरंभ बैच में टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से आप कम से कम नहीं तो 40% सिलेबस अपना कवर कर लोगे। ठीक इसी इनिशिएटिव को मैं भी लेकर आई अपनी सुबह 11 बजे वाली क्लासेस में। मेरी जो सुबह 11 बजे वाली क्लास होती है अंग्रेजी की, उसकी मदद से आप SSC CGL एग्जामिनेशन को ना कि सिर्फ पास कर पाएंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे, जिसमें ASO की जो कट ऑफ है वो आप निकाल पाएंगे, MEA तक पहुंच पाएंगे। तो इतनी हाई कट ऑफ है कि नेगेटिव मार्किंग भी है और गलती करने का तो कोई स्कोप ही नहीं पैदा होता है। अगर आप उन सभी को कंस्पायर करके एक राइट रणनीति के साथ इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी आज से इनफैक्ट अभी से कर सकते हैं शुरू हमारे आरंभ बैच में। आरंभ बैच बिल्कुल फ्री बैच है, जिसमें आपको फ्री PDF और नोट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू अपने वर्ड ऑफ द डे भी एक्सप्लेन करती हूँ, जो सीधा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न को समझते हुए नई रणनीति बनाना, कम से कम समय में इस छोटे से सिलेबस से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाना, यही हमारी क्लास का मोटो और ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप सुबह 11 बजे जुड़ेंगे तो अंग्रेजी को बहुत आसान बना पाएंगे। तो आपके लिए मेरे पास ASO की तैयारी का वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन है सुबह 11 बजे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, सिर्फ 11 बजे वाली क्लास काफी नहीं होगी ना, कि युद्ध में तो आपको सारे अस्त्रों और शस्त्रों की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका पूरा टाइम टेबल है, जिसमें हम सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक की सारी क्लासेस अटेंड करें, जिसमें 8 बजे आपका करंट अफेयर्स का स्केड्यूल है, उसके बाद 9 बजे आपका GS आप पढ़ेंगे नवदीप सर के साथ, 10 से 11 बजे आप रीजनिंग पढ़ेंगे विनय सर के साथ, 8 से 9 आशुतोष सर के साथ, और 11 से 12 ये आपको मेरी क्लास मिलेगी अंग्रेजी निधि अरोरा के साथ आप सीखेंगे। 12 से 1 बजे आप मैथ्स पढ़ेंगे अक्षय सर के साथ। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे और बिल्कुल फ्री क्लास, फ्री रिसोर्सेज को अवेल करेंगे, तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि आपको ASO बनने से कोई नहीं रोक सकता है साल 2025 में। तो नोटिफिकेशन आने से पहले कर दो अपनी तैयारी शुरू, कस लो अपनी कमर। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी बच गई है, कोई एक ऐसा एग्जाम है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तैयारी शुरू करने के लिए सब्सक्राइब करें नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन दबा के SSC ARA 24/7 यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे सुबह 11 बजे अंग्रेजी की एक स्पेशल धमाकेदार लाजवाब क्लास के साथ, जिससे हम बनेंगे ऑफिसर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।